जय हिंद साथियों। यू यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ-एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा की इस टेस्ट श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस श्रृंखला में हम विज्ञान और सामान्य विज्ञान और उत्तर प्रदेश स्पेशल के 50-50 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के उपस्थित हुए हैं। चलिए, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ भौतिक राशियां और इकाई, इसमें हमें उष्मा उष्मा भौतिक राशि की इकाई क्या है? जूल है, यह सही है। समतल कोण का स्टेरेडियन, यह गलत है। इसका स्टेरेडियन न होकर के सिर्फ और सिर्फ रेडियन होता है, ये गलत है। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला, यह भी सही है। विद्युत धारा का एम्पियर, यह भी सही है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सी राशि विमा रहित राशि होती है? विमा रहित राशि कौन सी होती है? विकृति, आवेग, द्रव्यमान, विभवांतर। अब विमा, इसमें विकृति जो है हमारी क्या है? विकृति बीमा रहित राशि है क्योंकि इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब आते हैं, अगर हम विकृति की बात करते हैं तो विकृति होता क्या है? वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन या मूल बीमा में विकल्प में दिए गए अन्य या मूल बीमा में आया हुआ जो परिवर्तन होता है उसे हम विकृति कहते हैं। अब देखिए, आवेग है, आवेग का मात्रक न्यूटन प्रति सेकेंड होता है। आवेग का क्या होता है? न्यूटन प्रति सेकेंड होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी किग्रा होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इस प्रकार से हमारा विकृति जो है वो विमा रहित राशि है। आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए, सही सुमेलित कौन सा नहीं है? इसमें कूट दिए हुए हैं, हमें कूट के माध्यम से मिलाना है। तो देखिए, क्यूसेक क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि क्यूसेक से हम किसका मापन करते हैं? क्यूसेक जल के बहाव को, सॉरी, क्यूसेक किसके बहाव को करता है? क्यूसेक जल के बहाव को करता है। एक मिनट, गलत हो गया। क्यूसेक जल के बहाव को करता है। इसके बाद पारसेक किसको करता है? पारसेक दूरी के लिए मापन किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई किस में नापी जाती है? तो डॉप्शन में ओजोन परत की मोटाई मापते हैं। और इसके बाद हमारा नॉटिकल मील में क्या होता है? नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापते हैं। इस प्रकार हमारा कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो विकल्प नंबर सी हमारा सही सुमेलित नहीं है। इसमें कूट का मिलान हमारा कौन सा आ जाएगा? विकल्प नंबर सी। आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, सही सुमेलित नहीं है। देखिए, कैथेटोमीटर, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मापक यंत्र, सही है। केस्कोग्राफ, वस्तुओं की आंतरिक एवं बाहरी व्यास मापक यंत्र, जो कि गलत है। केस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र होता है। केस्कोग्राफ क्या होता है? वृद्धि मापता है, किसका? पौधों का। इसके बाद विंडवेन पवन की दिशा का मापन यंत्र होता है, यह बिल्कुल सही है। पिक्नोमीटर द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र होता है, यह भी सही है। हमारा क्या गलत है? केस्कोग्राफ। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किसने मापन के लिए गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? गायरोस्कोप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो गायरोस्कोप का प्रयोग जो है घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के लिए किया जाता है। अब देखिए, प्रश्न नंबर आते हैं 6 पे। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो एक सीधी रेखा में ही निरंतर गतिमान रहने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है?
अगर कोई वस्तु गतिमान है तो एक सीधी रेखा में निरंतर गतिमान रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। यह गुण किसी वस्तु के विरामावस्था में भी लागू हो सकता है। यदि वह वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहे, यह गुण भी जड़त्व कहलाता है। आते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। यदि कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्ष में परिक्रमण करता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? उस पर अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? जो केंद्र की ओर लगता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें इसमें सत्य कथन की पहचान करनी है। मानव शरीर का अधिकतम भार विषुवत रेखा पर होता है। यह क्या है? गलत है। विषुवत रेखा पर अधिकतम भार नहीं होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तित हो जाता है। यह क्या है? गलत है। गुरुत्वाकर्षण की शून्य की स्थिति भारहीनता होती है। बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण समाप्त होने से वस्तु का भार बढ़ जाएगा। गलत। सरल आवर्त गति। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। सरल आवर्त गति करने वाला कोई पिंड जब अपने गति को चरम स्थिति पर पहुंचाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब कोई पिंड गति करते हुए अपने चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गतिज ऊर्जा हमेशा शून्य हो जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है। देखिए, यह कथन क्या है हमारा? यह कथन गलत होता है। क्यों? क्योंकि रबर का गुण, हाँ, स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक रबर की तुलना में अधिक होता है। स्टील का अधिक होता है, न कि रबर का, इसलिए ये कथन गलत है। किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। यह कथन सही है। इस प्रकार विकल्प बी केवल 2। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? इसमें कौन से कथन सत्य हैं? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ससंजक बल कहलाता है। यह कथन हमारा सही है। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल आसंजक बल कहलाते हैं। यह भी सही है। इस प्रकार सी दोनों कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से कौन सी घटना केशिकात्व के कारण नहीं होती है? मोमबत्ती के धागे में मोम पिघलकर ऊपर चढ़ना यह केशिकात्व के कारण होता है। स्याही सोखते का कार्य केशिकात्व के कारण होता है। रिफिल वाले पेन से लिखना यह केशिकात्व के कारण नहीं होता है। सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैल जाना यह भी केशिकात्व का कारण होता है। प्रश्न संख्या 13। कथन किसी झील या तालाब में बर्फ जम जाने पर भी मछलियां जीवित रहती हैं। कारण? झील या तालाब में बर्फ के नीचे के जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए, कथन और कारण में है, हमें एक शब्द लगाना होता है जिसको हम कहते हैं क्योंकि। अगर उस क्योंकि के बाद व्याख्या, जो कारण है वो कथन का सही व्याख्या कर रहा होता है, तो जो है हमारा कथन और कारण दोनों सही होते हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो देखिए, किसी झील या तालाब में बर्फ जम जाने पर भी मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि झील या तालाब में बर्फ के नीचे का जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अलग अलग माध्यम में भी प्रकाश की चाल एक समान होती है। यह क्या है? हमारा कथन गलत है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती है। मध्यम माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की चाल के समानुपाती होता है। यह भी क्या है? हमारा गलत है। देखिए, माध्यम जितना विरल होगा
प्रकाश की चाल उतना अधिक होगी और माध्यम जितना सघन होगा प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। इस प्रकार न तो विकल्प 1 सही है, न तो विकल्प 2 सही है। आते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। जब प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है, निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहती है? जब प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है, तो निम्नलिखित में से क्या अपवर्तित रहती है? देखिए, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति जो है अपवर्तित रहती है और प्रकाश की चाल, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तीव्रता, ये तीनों परिवर्तित होते रहते हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश के बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। देखिए, प्रकाश की बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, यह क्या है? गलत है। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। क्या होती है? सबसे कम होती है। प्रकाश के लाल रंग की आवृत्ति सबसे न्यूनतम होती है। यह कथन हमारा क्या है? सही है। इस इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, सबसे अधिक होता है तथा इसकी आवृत्ति सबसे न्यूनतम होती है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। निम्नलिखित में से किसे नेत्र दोष में क्षैतिज दिशा में या ऊर्ध्वाधर दिशा में देखने पर वस्तुएं धुंधली दिखाई पड़ती हैं? इसका है, देखिए, किस नेत्र दोष में क्षैतिज दिशा में या ऊर्ध्वाधर दिशा में देखने पर वस्तुएं धुंधली दिखाई पड़ती हैं? तो अबिंदुकता में। किसमें? अबिंदुकता में। देखिए, अबिंदुकता दृष्टि दोष में क्षैतिज दिशा या ऊर्ध्वाधर दिशा में वस्तुएं धुंधली दिखाई पड़ती हैं। यह दृष्टि दोष गोलीय विफथन की तरह होता है। इस दोष का कारण होता है कार्निया का पूर्णतः गोल न होना। इस स्थिति में इस स्थिति में कार्निया की वक्रता एक तल में अधिक हो जाती है तथा दूसरे तल में कम हो जाती है। इस दोष को दूर बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। देखिए, सत्य कथन क्या नहीं है? जब बर्फ पिघलती है तो आयतन बढ़ता है। देखिए, जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन में कमी आती है, न कि आयतन में वृद्धि होती है। इस प्रकार यह कथन हमारा गलत है। और गर्म करने से किसी पदार्थ के घनत्व में कमी होती है, यह सही है। डेजर्ट कूलर वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह भी सही है। इस प्रकार केवल एक हमारा क्या है? गलत है। वायुमंडल में आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जब वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है तो हमारी ध्वनि भी बढ़ जाती है, ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें इसमें गलत कथन की पहचान करनी है। रडार में रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। टीवी रिमोट कंट्रोल में अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग होता है, यह क्या है हमारा? गलत है। टीवी रिमोट कंट्रोल में विद्युत चुंबकीय तरंगे अवरक्त किरणें होती हैं, न कि अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं। इसमें कौन सी होती हैं? विद्युत चुम्बकीय। किस पे काम करता है? विद्युत चुम्बकीय पर। दूरसंचार में प्रयुक्त तरंगे माइक्रोवेव होती हैं, यह बिल्कुल सही है। यह कथन हमारा गलत है। विकल्प सी सही है। रात्रि में दृष्टि उपकरण में औरक्त किरणों का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, यह सही है। वायु का तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, यह भी सही है। हमारे दोनों कथन सत्य हैं। चंद्रमा पर ध्वनि का संचार नहीं हो पाता है क्योंकि
चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, बिल्कुल गलत है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, यह सही है। चंद्रमा पर ध्वनि की चाल बहुत अधिक तीव्र होती है, गलत है। चंद्रमा पर ध्वनि की चाल बहुत अधिक कम होती है, यह भी हमारा क्या है, गलत है। देखिए, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, इस कारण वहां कोई माध्यम नहीं होता है। वहां पर क्या होता है, चंद्रमा पर निर्वात है और ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर पाती हैं। आते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सामान्य सा प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश वोल्टीय सेल का प्रयोग किया जाता है। यह क्या होता है? यह एक विद्युत उपकरण होता है। यह प्रकाश वोल्टीय प्रभाव द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आते हैं प्रश्न संख्या 24 पर। यदि कोई आग विद्युत धारा से लगती है तो उसे बुझाने के लिए पानी का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? देखिए, अगर कोई आग विद्युत धारा से लगती है तो इससे क्यों नहीं हो सकता, इससे विद्युत अपघटन हो सकता है, गलत है। जल के अपघटन होने की संभावना रहती है, गलत है। इससे विद्युत आघात हो सकता है, बिल्कुल सही है। विद्युत प्रतिरोध बढ़ने की संभावना होती है, गलत है। देखिए, अब इसमें उसको पानी के प्रयोग से क्यों नहीं बुझाते हैं? क्यों 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 कि जल विद्युत का सुचालक होता है, बिजली का संचालन करता है, इसलिए इसे बिजली के उपकरणों पर डालने से आग फैलने और बिजली का झटका लगने का खतरा रहता है। आते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। औद्योगिक क्षेत्र में कितनी डेसिबल ध्वनि अनुमति योग्य होती है? तो यह है हमारी 75 डेसिबल। अब अगर हम आवासीय क्षेत्र में बात करें तो दिन में 55, डे में 55 डेसिबल और नाइट में हमारा कितना, 45 डेसिबल तक की ध्वनि अनुमति योग्य होती है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 26 पर। ऐसे ठोस पदार्थ जो उच्च तापमान पर विद्युत का संचालन करते हैं लेकिन निम्न तापमान पर नहीं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे ठोस पदार्थ जो उच्च तापमान पर विद्युत का संचालन करते हैं लेकिन निम्न तापमान पर नहीं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अर्धचालक कहा जाता है। उन्हें अर्धचालक कहा जाता है। देखिए, अर्धचालक कम तापमान पर इंसुलेटर होते हैं और उच्च तापमान पर काफी अच्छे कंडक्टर होते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि जैसे अर्धचालक पदार्थ धातु कंडक्टर की तुलना में और बेहतर कंडक्टर बन जाते हैं, जिसमें तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से किस विकिरण का प्रयोग मांसपेशियों के दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है? देखिए, मांसपेशियों के दर्द को ठीक करने के लिए हमारा किसका प्रयोग किया जाता है? पराबैंगनी किरण का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें देखिएगा, परमाणु रिएक्टर बिजली उत्पन्न करने के लिए नियंत्रित परमाणु विखंडन का उपयोग करते हैं। सॉरी, और रक्त किरणों का उपयोग मांसपेशियों के दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। अब देखिए, इसमें पराबैंगनी किरणें जो हैं, यह गलत है। एक्सरे का प्रयोग हम सिर्फ किसी चीज की शरीर के अंदर किसी भी अंग का या किसी भी हिस्से की यथा स्थिति को जानने के लिए करते हैं। माइक्रोवेव के जरिए भी हम पता नहीं करते हैं। तो दर्द को ठीक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? और रक्त किरणों का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 28। परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित होते हैं? देखिए, परमाणु रिएक्टर किस पे होते हैं? नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है, इसमें प्रयोग होता है ईंधन, परमाणु ईंधन के रूप में हम प्रयोग किसका करते हैं? यूरेनियम का करते हैं। और जब यूरेनियम के परमाणु विभाजित होकर के ही ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे पानी को भाप में बदलकर टरबाइन जनरेटर चलाया जाता है।
और परमाणु विखंडन एक भारी नाभिक को परमाणु विखंडन करता क्या है? एक भारी नाभिक को 2 हल्के नाभिकों में विभाजित कर देता है। प्रश्न संख्या 29 पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? ये गतिज ऊर्जा में संग्रहित होती है। आते हैं प्रश्न संख्या 30 पर। निम्नलिखित में से किसमें निम्न तापी इंजनों का प्रयोग किया जाता है? देखिए, निम्न तापी का प्रयोग हम रॉकेट प्रौद्योगिकी में करते हैं। क्यों? क्योंकि निम्न तापी इंजनों में सामान्यतः द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में तथा द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। द्रव अवस्था में गैसें अधिक सघन होती हैं, इसलिए गैसीय अवस्था की अपेक्षा अधिक सरलता से नियंत्रित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 31 निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कागज की ब्लीचिंग विरंजन में किया जाता है? तो इस विकल्प का उत्तर है हाइड्रोजन पराक्साइड का। देखिए, हाइड्रोजन पराक्साइड कागज कागज की ब्लीचिंग इसी के माध्यम से की जाती है, जिससे बहुत ही चमकदार कागज प्रयोग होता है। क्या होता है? कागज बहुत चमकदार प्राप्त होता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 32 पर। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? देखिए, प्राकृतिक रूप से सबसे भारी पाया जाने वाला पदार्थ जो है, तत्व है, वो यूरेनियम है। इसकी परमाणु संख्या क्या होती है? 118 होती है। सॉरी, इसकी परमाणु संख्या 118 नहीं होती है, इसकी परमाणु संख्या 92 होती है और परमाणु भार इसका 238 होता है। प्रश्न संख्या 33 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सॉरी, प्रश्न संख्या 33 निम्नलिखित में से किस यौगिक को लूनर कास्टिक भी कहते हैं? देखिए, लूनर कास्टिक भी हम किसको कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं। क्यों? यह सिल्वर का सबसे प्रमुख यौगिक होता है। इसका प्रयोग किसमें करते हैं? निशान लगाने वाले स्याही के रूप में किया जाता है। प्रश्न संख्या 34 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयरन पाइराइट को बेवकूफों का सोना कहा जाता है। क्या है? आयरन पाइराइट को बेवकूफों का सोना कहा जाता है। यह क्या है? सही है, क्योंकि आयरन पाइराइट सोने का एक यौगिक होता है। आरिक क्लोराइड सोने का यौगिक है। देखिए, आयरन पाइराइट को हम जो है कि सॉरी, ऑरिक क्लोराइड सोने का यौगिक होता है। यह भी क्या है? सही है। इस प्रकार हमारे दोनों कथन सही है। और आयरन पाइराइट को झूठा सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? झूठा सोना या बेवकूफों का सोना कहा जाता है। प्रश्न संख्या 35 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें इसमें असत्य कथन की पहचान करनी है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। यह क्या है? सही है। अम्ल नीले लिटमस पत्र तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। यह भी सही है। अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। यह क्या है? गलत होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक न होकर के 7 से कम होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल का उपयोग फलों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। सही है। प्रश्न संख्या 36 निम्न में से कौन से धातु संरक्षण के उदाहरण हैं? देखिए, आर्द्र हवा लोहे की सतह पर भूरे रंग की परत बैठ जाना, यह भी सही है। तवे को बहुत दिनों तक आर्द्र हवा में छोड़ देने पर उसकी सतह पर हल्के रंग की परत बैठ जाना, यह भी सही है। विकल्प डी 1 और 2 दोनों सही है। 37 प्रश्न संख्या 37 निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क जिंक का अयस्क नहीं है?
जिंक का अयस्क कौन नहीं है? कैलामाइन, जिंक ब्लेंड, जिंकाइट, ये तीनों क्या है? जिंक के अयस्क हैं। अर्जेंटाइन यह क्या है हमारा? जिंक का अयस्क नहीं है। आते हैं प्रश्न संख्या 38 पर। घरों में प्रयोग होने वाले खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। और सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड जो होता है यह खाने के नमक को कहते हैं। 39, सोना को कठोर बनाने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। अब देखिए, सोने की शुद्धता को हम किस में मापते हैं? सोने की शुद्धता को कैरेट में मापते हैं। किस में मापते हैं? कैरेट में मापते हैं। अब देखिए, 100% शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जो 100% होता है वह 24 कैरेट में होता है। किस में होता है? 24 कैरेट में होता है। 22 कैरेट स्वर्ण में 22 भाग सोना तथा शेष 2 भाग तांबा होता है। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें हमें सही सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करना है। देखिए, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? कैवेंडिश थे। यह सही है। भारी जल यूरे थे। यूरेनियम क्यूरी दंपति, यह गलत है। यूरेनियम की खोज किसने की थी? तो यूरेनियम की के खोजकर्ता क्लैपोथ हैं। क्लेप्रोथ हैं। क्लोरीन की खोजकर्ता सिले हैं। प्रश्न संख्या 41, घरों में प्रयोग होने वाले नॉन स्टिक कुकिंग बर्तनों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, घरों में प्रयोग होने वाले नॉन स्टिक कुकिंग बर्तनों में टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। अब नायलॉन एवं टेरिलीन का प्रयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। नायलॉन नायलॉन और टेरिलीन नायलॉन और टेरिलीन का प्रयोग किसमें किया जाता है? वस्त्र उद्योग में किया जाता है। और टेफ्लॉन जो होता है, टेफ्लॉन मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि यह उच्च ताप पर अभिक्रिया करके ऐसे रासायनिक ऐसे रिएक्शंस बनते हैं, इसे ऐसे ये रासायनिक केमिकल का रिसाव करता है, जो कि भविष्य में मानव शरीर में कैंसर की उत्पत्ति के प्रमुख कारण बनते हैं। इसलिए नॉन स्टिक कुकिंग बर्तनों का प्रयोग से संभवतः जितना हो सके बचना चाहिए। प्रश्न संख्या 42, भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल आदि किस विधि द्वारा पृथक किए जाते हैं? तो ये हमारे पृथक किए जाते हैं प्रभाजी आसवन के द्वारा। देखिए, प्रभाजी आसवन के द्वारा उन मिश्रित द्रवों का पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है या द्रवों के क्वथनांक एक दूसरे के समीप होते हैं। अब आते हैं आज की इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? देखिए, हमें सत्य कथन की पहचान करना है। रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का उपयोग पाचन तंत्र का अध्ययन करने में किया जाता है। बिल्कुल सही। जमीन के अंदर बिछाई गई पाइपलाइन में रिसाव का पता करने के लिए रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का प्रयोग होता है। यह भी सही है। रेडियो सक्रियता की इकाई को क्यूरी कहते हैं। यह भी सही है। इस प्रकार उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। तो आज की श्रृंखला को यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलेंगे अगली श्रृंखला में। जय हिंद।